नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी और आज का हमारा विषय है नगर सरकार। दरअसल एमपी में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के सुप्रीम फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के साथ साथ सरकार और सियासी दलों ने भी तैयारियां शुरू कर दी। सरकार प्रदेश में स्थानीय निकायों में मेयर और अध्यक्ष का निर्वाचन सीधे मतदाताओं से करवाने की तैयारी में है और जिसको लेकर अध्यादेश लाने की बात भी कह रही है। तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि सियासी वार पलटवार के बीच चुनाव किस प्रणाली से होंगे। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बाद भी पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक बार फिर पैच फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल शिवराज सरकार स्थानीय निकायों में मेयर और अध्यक्ष का चुनाव सीधे मतदाताओं से कराना तो चाहती है, लेकिन स्थिति असमंजस की बनी हुई है, जिसको लेकर विपक्ष भी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का ये कहना है कि ये फैसला कमलनाथ सरकार में लिया गया था और आज भी हम इसके पक्षधर हैं, लेकिन चुनाव को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि जनता अपने नेता को प्रत्यक्ष रूप से चुने और इसके लिए बीजेपी अध्यादेश लेकर आएगी। उनका लॉजिक क्या है वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बता सकते हैं, मगर माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने पार्षदों द्वारा जो महापौर चुनने का निर्णय लिया था, आज भी हम उस बात के पक्षधर हैं। माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने भी उस पर अपनी मुहर लगाते हुए गवर्नर साहब को प्रस्ताव भेजा था, मगर हमें से जानकारी मिली कि 16 तारीख को प्रस्ताव सरकार ने वापस बुलवा लिया है। अब अभी की स्थिति है कि चुनाव कैसे होंगे, कि जनता अपने नेता को चुने, और जब जनता अपने नेता को प्रत्यक्ष रूप से चुनती है तो उसका दायित्व बनता है कि वो अपनी जनता के सुख दुख में खड़ा हो, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को माना है और ये चाहा है कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से चुनाव हो। और जहां तक अध्यादेश की बात है तो पूरी तरह से विधि सम्मत अध्यादेश लाया जाएगा और उसी के तहत चुनाव किए जाएंगे। दरअसल कमलनाथ की सरकार ने प्रदेश में अप्रत्यक्ष प्रणाली लागू कर महापौर और अध्यक्ष का निर्वाचन पार्षदों के बीच से कराने की व्यवस्था लागू की थी। तो शिवराज सरकार ने इसमें संशोधन के लिए पहले अध्यादेश लागू किया और फिर विधानसभा में प्रस्तुत किया, लेकिन यह पारित नहीं हो पाया। इसके बाद से प्रदेश में अप्रत्यक्ष प्रणाली ही लागू है। हालांकि सरकार अध्यादेश लाकर निकाय चुनाव को प्रत्यक्ष प्रणाली से करवाने की बात तो कह रही है, लेकिन अध्यादेश लाने में जिस तरह की देरी हो रही है उसको लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये कि निकाय चुनाव किस प्रणाली से होंगे, क्या सरकार चुनाव से पहले अध्यादेश लेकर आएगी, और सवाल ये भी कि एमपी निकाय चुनाव डायरेक्ट होंगे या इनडायरेक्ट, आखिर कैसे बनेगी नगर सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट वीआईपी न्यूज। तो कैसे नगर सरकार बनेगी, यही आज का विषय है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे ब्रजगोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं, लेकिन पहला सवाल ब्रजगोपाल लोया जी। सर समय कम बचा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है और 24 मई तक अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए, लेकिन जिस तरह से ये बात कही जा रही है, अब क्या सीधा चुनाव होगा? क्योंकि फैसला ये कांग्रेस का था, आप लोगों की तरफ से बदला भी गया, अध्यादेश लाया गया, पारित किया गया। कहाँ चूक हुई सर, क्यों इतने रुक गए और अब इतना वक्त नहीं बचा है? यदि आप कह रहे हैं अध्यादेश लेकर भी आएंगे तो कैसे आएंगे, कैसे होंगे ये चुनाव? नहीं, 2-3 बातें हैं इसमें, आपके 2-3 प्रश्न। पहला तो ये है कि कांग्रेस पार्टी का जहां तक आप प्रश्न कह रहे हैं, ना तो उनकी चुनाव में जाने की कोई मंशा थी, इसलिए उन्होंने मामले को उलझाया और चुनाव को समय पर नहीं होने दिया। परंतु मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात कर रहा हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उनके अनुसार कराने के लिए प्रतिबद्ध है। और दूसरी बात
जो जो चुनाव प्रणाली है, जो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो माना है, वो ये माना है कि जनता सीधे अपने नेता का चयन करती आई है। हमने अपनी सरकारों के दौरान हमेशा यही किया 2004 से लेकर आज तक। अब स्थिति ये है कि कमलनाथ जी की सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी, उसके बाद हमने उसको परिवर्तित किया था और विधानसभा से कतिपय कारणों से वो पास नहीं हो सका था। आज माननीय भूपेंद्र सिंह जी चुनाव आयोग से भी मिल रहे हैं और उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं कि पहले हम पंचायत के चुनाव किन तारीखों में कराएं, किन तारीखों में उसके कराएं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करने में जो भी चुनाव आयोग से सहमति होगी उसके अनुरूप सरकार काम करेगी और सरकार 1 से 2 दिन में यह सुनिश्चित कर लेगी कि किस तरह चुनाव हो, वो हम किस तरह करवा पाएंगे, कि हमें अध्यादेश लाना होगा। उसके अलावा हमें आरक्षण की क्या व्यवस्था करनी है, आरक्षण की क्या प्रक्रिया होगी, सारी चीजें 1 से 2 दिन में हो जाएंगी। अभी तो देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक निर्णय दिया था, उसके बाद फिर दूसरा निर्णय दिया और उसके बाद हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे और उसमें कुछ अमेंडमेंट हमने चाहे थे और वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो अमेंडमेंट थे उन्हें स्वीकार कर लिया है। तो इसमें किसी तरह की कोई हीला हवाली नहीं है। निश्चित समय पर चुनाव होंगे, जब चुनाव आयोग कराना चाहेगा तब होंगे और सरकार 1 से 2 दिन में जितने भी तरह के भ्रम हैं वो सारे भ्रम समाप्त कर देगी। सर, 2 दिन में भ्रम दूर करने की बात आप कह रहे हैं, इससे पहले अध्यादेश को लेकर राजभवन भेजा गया था। राजभवन से अध्यादेश की वापसी हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी 3 दिन पहले मुलाकात की थी राज्यपाल मंगूभाई पटेल से, तब भी चर्चा हुई। इसके पीछे की क्या वजह है जो अध्यादेश वापस आ गया? नहीं, उसकी वैधानिक स्थिति की बात करने माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, वापस आ गया नहीं है। उसमें हमें और क्या करेक्शन करने हैं, किस तरह से हमें चुनाव में जाना है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे अमेंडमेंट माने हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके अनुरूप हमें नया अध्यादेश भी तैयार करना है और उस अध्यादेश को हम नए सिरे से तैयार करेंगे। और सरकार उचित समय पर हर काम को करती है। हम टालने वाले लोग नहीं हैं, हम काम करने वाले लोग हैं और जो काम करने वाले लोग रहते हैं वह तेजी से काम करते हैं, तेज गति से काम करते हैं। आप खुद सोचिएगा, आज से 15 दिन पहले मध्य प्रदेश में इस तरह का कोई वातावरण नहीं था कि चुनाव होने वाले हैं या उसकी कोई संभावना है, परंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया और हमने उस पर कार्य प्रारंभ किया और बहुत जल्दी हम चुनाव करा लेंगे। ठीक है, रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी, सर आपसे ये समझना चाहूंगा, क्योंकि कोर्ट के निर्देश हो चुके हैं और अधिसूचना 24 मई तक जारी करने की बात भी कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह से असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है, आखिर चुनाव कैसे होंगे, डायरेक्ट होंगे या इनडायरेक्ट होंगे? दोनों ही दलों के अपने अपने तर्क हैं। सर, ये पॉसिबल है इतने कम समय में? देखिए, मोटे तौर पर जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस दिन से सरकार भी और प्रशासन भी इस दिशा में काम करने में लगे हुए हैं और मैं समझता हूं कि जो आज लग रहा है, जो गाइडलाइन से लग रहा है कि कुछ चुनाव तो डायरेक्ट होंगे और कुछ चुनाव इनडायरेक्ट होंगे। बहुत संभव है कि मेयर के चुनाव डायरेक्ट हो जाएं और नगर पालिका अध्यक्षों वगैरह के चुनाव जो है वो इनडायरेक्ट हो जाएं। तो लेकिन मान करके चलिए कि जिस तरीके से बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन 24 तक है, तो मुझे लग रहा है कि 24 तक इसमें कुछ न कुछ इसमें आदेश निकल जाएंगे। हालांकि ये जो अभी नया जो अमेंडमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण में 50% की वाला, इसको लेकर के वो अध्यादेश थोड़ा रुका है, वरना अभी तक अध्यादेश निकल जाता और उसके अनुरूप। लेकिन फिर भी अगर अध्यादेश में विलम्ब हो रहा है तब भी चुनाव अधिकारी जो हम रोज, जैसे आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, रोज उनकी बैठकें हो रही हैं। आज भी उनकी बैठक हुई थी, वो डिप्टी कलेक्टरों से जो फीडबैक लिया था वो आज उनको लगभग मध्य प्रदेश भर का फीडबैक मिल गया होगा और कल अगर जिनका रह गया है उनका कल 21 को मिल जाएगा। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सोमवार तक कुछ ना कुछ निर्णायक इसमें आदेश की संभावना मुझे लग रही है। लेकिन सर, एक बात और यहाँ पर निकल के सामने आती है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि तब अध्यादेश लाया जाता है, शिवराज सरकार जब सत्ता में वापस आई तो ये फैसला पलटने की तैयारी थी और तब अध्यादेश लाने की बात करने की बात कही गई थी, तब नहीं हो पाया। उसके बाद राजभवन पहुंचते हैं, राज्यपाल से बात होती है, राजभवन से अध्यादेश वापस आ जाता है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? राजभवन से अध्यादेश वापस होने का तो कोर्ट का नया आदेश है, जो पहले जो उन्होंने। जी सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आ रही है आपकी आवाज। है ना, पहले जो सरकार चुनाव का तैयारी कर रही थी वो बिना आरक्षण की तैयारी कर रही थी। यद्यपि दोनों ही पार्टियों ने ये कह दिया था कि भले ही आरक्षण ना हो
लेकिन दोनों पार्टियों ने कहा था कि वो 27% टिकट ओबीसी को देंगे। लेकिन संयोग की बात यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट की दूसरी गाइडलाइन आ गई कि आरक्षण आप दे तो सकते हैं, लेकिन वो 50%। रमेश जी को आवाज को थोड़ा बढ़ाइए, पीसीआर से चाहूंगा, है ना। तो ये जो उनका नया गाइडलाइन आई है, इसके कारण वो अध्यादेश रुका है, वरना अध्यादेश तब तक निकल जाता। सरकार ने जो वापस मांगा है और राजभवन ने वापस किया है, क्योंकि राजभवन ने अपनी तरफ से नहीं लौटाया, सरकार ने मांगा कि उसको वापस कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के तहत हम बना करके भेजेंगे। तो इसके तहत, और मैं समझता हूँ ये कल वल चला जाएगा, और कुछ ना कुछ इसमें मैंने, जैसा कि मुझे जो संभावना दिख रही है कि हद से सोम मंगल तक कुछ ना कुछ, हद से हद लास्ट मुझे बुधवार लग रहा है, कुल मिलाकर के इसमें कुछ ना कुछ निकल जाएगा। चलिए मैं लौटूंगा सर आपके पास। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए। फिरोज जी, यहाँ पर आप लोगों की जब सरकार थी तो ये फैसला बदला गया था, लेकिन अभी भी वही लागू है, लेकिन सरकार की ये मंशा है कि चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष तौर पर कराए जाएंगे, सीधे जनता से चुनाव हो। और अब आप कैसे देखते हैं, क्योंकि समय कम बचा है, क्या ये हो पाएगा? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता की हितों की कीमत पर वो अपना चुनाव लड़ती है। उसको देश से, समाज से, जनता के हितों से लेना देना नहीं है। जब वो भारतीय जनता पार्टी तो ये देखती है कि उसका हित कायम है, और इसका हित किसमें है। 27% हमारे ओबीसी को आरक्षण मिला था, उसको 14% करवा लाई है सुप्रीम कोर्ट से, और एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। अब प्रत्यक्ष प्रणाली और अप्रत्यक्ष प्रणाली को भी लेकर इनकी ही सरकार में जो है आपस में द्वंद्व चला हुआ है कि नगर पालिका जो है वो अप्रत्यक्ष से करा लिया जाए और नगर निगम जो है वो प्रत्यक्ष से करा लिया जाए। उसी उधेड़बुन में ये लगे हुए हैं, और अध्यादेश वापस आते हैं इनके। असंवैधानिक अध्यादेश ये सरकार पारित करती है। अब आप सोचिए कि 243C और 243D ये संविधान संशोधन जो राज्य सरकार एक अध्यादेश के माध्यम से कर रही थी, जिसकी वजह से हमारे ओबीसी के लोगों का, बेचारों का आरक्षण चला गया 27%। तो ये जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, ये बहुत ये एक कमरे में, अंधेरे कमरे में बैठते हैं, गोल गुटम्मा करते हैं, उसमें ही एक रणनीति बनाते हैं। समाज से किसी बात से लेना देना नहीं, नियम संविधान से लेना देना नहीं, और ये उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, चाहे संवैधानिक संस्थाओं का गला क्यों नहीं मोड़ना पड़े। तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। परिसीमन का अध्यादेश क्यों बदला कमलनाथ सरकार का, रिजर्वेशन क्यों बदला कमलनाथ सरकार का। अगर वो नहीं बदलते तो आज इतना रायता नहीं है, वो तो अभी भी लागू हो जाता। लेकिन अगर जनता खुद अपना जनप्रतिनिधि चुने, इसका अधिकार है, तो बुराई क्या है सर? क्यों आप लोगों को ये फैसला बदलना पड़ा था? देखिए, जनप्रतिनिधि क्या मंशा थी इसके पीछे? देखिए, किसी का अधिकार न छीना जा रहा है, न किसी किसी को वंचित किया जा रहा है। सवाल ये था कि जो भी लोग महापौर या नगर अध्यक्ष चुन के आते हैं वो निरंकुश हो जाते हैं, क्योंकि वे सीधे जनता से जुड़े होते हैं, जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं सीधे। तो वो पार्षदों के कहने पर काम नहीं करते। मेयर इन काउंसिल या नगर परिषद जो परिषदें होती हैं उनकी अवहेलना करते थे, उनको उसमें बजट, उसमें कई काम नहीं हो पाते। इस कारण से कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया था कि इसको अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराया जाए। और इससे पहले देश के कई प्रदेशों में अप्रत्यक्ष प्रणाली से भी चुनाव होते हैं। बहुत सारी जगह प्रत्यक्ष प्रणाली से होते हैं। इसी अप्रत्यक्ष प्रणाली को बदल के हम ही प्रत्यक्ष प्रणाली लाए थे जब विभा पटेल जो थी वो भोपाल की महापौर बनी थी, उस समय की बात है। उसके बाद चला आ रहा था, लेकिन अब हमने सोचा था कि इसको बदलना चाहिए, बदला था हमने कोलार का नगर पालिका जो थी वो हम चाहते थे कि कोलार की नगर पालिका बनी रहे, ताकि कोलार के लोग जो अपना टैक्स दे रहे हैं उनको उनका अधिकार मिले कि वो अपने कोलार उपनगर का कैसा विकास करना चाहते हैं। उसको नगर निगम में शामिल कर लिया। हालात ये हुए कि वहाँ पीने के पानी नहीं। वो दिग्विजय सिंह जी ने वहाँ पीने का पानी पहुंचवाया 2019 में। उन्होंने ही जो है ब्रिज जो था, एक नया पुल बनवाया ताकि भी आप लोगों की तरफ से करवाया गया था। ब्रजगोपाल लोया जी, मतलब आपका कुल मिलाकर ये कहना है कि यदि अप्रत्यक्ष प्रणाली होगी तो पारदर्शिता आएगी। ब्रजगोपाल लोया जी, क्या ये सही है? अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही पारदर्शिता आती है? ये तो हास्यास्पद बातें हैं। मैं पूरी बात आपको बताता हूँ। जिस चुनाव की बात कर रहे थे फिरोज भाई, उस चुनाव में भी पार्टियों के सिंबल नहीं थे। आपको याद होगा 1999 के चुनाव की वो बात कर रहे हैं, जब प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराया था। और वो जब ये कह रहे हैं कि निरंकुश है, देखिए ये झूठ बातें हैं जो आप केवल प्रचारित करने की कोशिश करते हैं।
कभी राजनीतिक कार्यकर्ता, जिम्मेदार नेता जो जनता से चुन के आया, जिसे हजारों लाखों लोगों ने वोट देकर चुना है, उसकी निरंकुशता की कोई चर्चा मध्य प्रदेश में नहीं है। एक नाम बताएं कि कौन सा महापौर निरंकुश हुआ था। दूसरी बात मैं बताता हूं, हुआ ये कि 2004 से जब इलेक्शन शुरू हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान, और उसके बाद कांग्रेस कभी भी नगर निगम, नगर निकाय के चुनावों में जीती नहीं। तो जब कमलनाथ जी सरकार में आए तो उन पर एक बड़ी जिम्मेवारी थी कि कांग्रेस को जिताएं, और वो प्रत्यक्ष चुनाव में जिता नहीं सकते। तो उन्होंने ये प्रणाली लाई कि हम अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराकर उन्हें जिता लेंगे सत्ता का दुरुपयोग है। परंतु भारतीय जनता पार्टी का ये मत है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि जनता को ज्यादा अधिकार। तीसरी बात, जो अभी हमारे साथी फिरोज भाई कह रहे थे कि आरक्षण को किसने उलझाया, कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में विधानसभा में जो प्रस्ताव पास कराकर ले गई, उसमें क्या लिखा था कि मध्य प्रदेश की आबादी 27% है पिछड़ा वर्ग, इसलिए उन्हें 27% आरक्षण दिया जाए। और यहीं से मामला उलझा कि आपने एक गलत तरह का विधेयक लेकर आए मध्य प्रदेश की विधानसभा। यदि ये आप नहीं लाए होते तो पिछड़ों को अपना अधिकार मिल जाता। वो पिछड़ों को अधिकार दिलाने का काम शिवराज जी की भाजपा की सरकार ने। हेलो, ठीक है, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज सुन तो जो काम हमने किया और हम वही काम करते हैं जो जनता के मत के अनुरूप होता है। हम ये चाहते हैं कि जनता को अधिकतम अधिकार मिले, अधिकतम हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। ये पूरे प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। परंतु कांग्रेस पार्टी चूंकि जनता में कभी जीतती नहीं, जनता में चुनाव में जाने से डरती है, और इसलिए ये हमेशा ये प्रयत्न करते हैं कि किसी तरह तरकीब से काम हो जाए, बिना सिंबल के चुनाव हो जाए, बिना इनडायरेक्ट चुनाव हो जाए। तो ये जो कांग्रेस पार्टी की जो पुरानी अवधारणा है उस पर ये काम कर रहे हैं। और जहां इनकी राज्य सरकारें हैं वहां अब भी ये चुनाव को लटकाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों को दिया है, परंतु मध्य प्रदेश सरकार अकेले तेजी दिखा रही है। महाराष्ट्र सरकार आज भी उदासीन है स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ दोनों राज्यों को डायरेक्ट किया है स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपकी कथनी और करनी अलग अलग है, हमारी कथनी करनी एक है। हम जो संवैधानिक संस्थाएं उन पर विश्वास करते हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट पर, माननीय निर्वाचन आयोग पर, माननीय राज्यपाल महोदय पर, और उनके माध्यम से जो भी निर्देश होता है उसका पालन मध्य प्रदेश की या कहीं की भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती हैं। कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। चलिए रमेश शर्मा जी, आपके पास आऊंगा। सर, 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में निकाय चुनाव एक तरह की दोनों ही दलों की अग्नि परीक्षा है सर, एक लिटमस टेस्ट के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अब जिस तरह का ये सस्पेंस बना हुआ है, यदि यही सस्पेंस बना रहा तो इसका कितना खामियाजा हो सकता है सस्पेंस खत्म होने के बाद, यदि चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होते हैं या अप्रत्यक्ष प्रणाली से, तो किस पार्टी को कितना लाभ इसका मिल सकता है? देखिए, मोटे तौर पर ये बात सही है कि जो अगले 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है और 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, ये जो चुनाव अभी दोनों होने वाले हैं पंचायतों के और स्थानीय निकायों के, ये उन दोनों चुनावों की, इसमें कोई शक नहीं, भाव भूमिका है, आधारभूत इसको ढांचा इसमें तैयार होगा। तो इसीलिए दोनों पार्टियों की एक कोशिश है कि इन दोनों चुनावों में उनकी मजबूत हो जाए और ज्यादा से ज्यादा उसमें सीटों को जीतनी है। उसका कारण है कि क्योंकि इसमें जो कार्यकर्ता तैयार होंगे, कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में ये जो निचले स्तर का कार्यकर्ता होगा, पंचायत का होगा, नगर पालिकाओं का होगा, नगर परिषदों का होगा, नगर निगमों का होगा, पार्षद के रूप में होंगे, इन लोगों की मेहनत और भूमिका उसमें महत्वपूर्ण रहेगी, इसलिए दोनों पार्टियों की कोशिश कर रही। तो अभी ये जो अभी सस्पेंस दिख रहा है, इसमें अभी तो कुछ मुझे ज्यादा दिखता नहीं है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां बहुत तेजी से इसमें काम कर रही हैं। अखबारों में राजनीतिक दल चाहे जो भी कहें, लेकिन अंदरूनी तौर पर दोनों ही पार्टियां बिल्कुल चुनाव की जमावट कर रही हैं और लगभग उन लोगों ने चुनाव की जमावट कर ली। और मुझे जहां तक अनुमान मेरा है कि कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग भी बन गई होगी जिला स्तर पर कि कहाँ कौन नगर पालिका का टिकट किसको देना है। पैनल भी इनके बनना शुरू हो गए होंगे, ये मेरा अनुमान है। दोनों ही दलों ने बनाना शुरू कर लिए, तो मुझे उसमें कोई बहुत ज्यादा अब ये नहीं दिखती कि कोई बहुत ज्यादा जिसको कहना चाहिए कि बाईगब में ऐसा ना हो जैसे शुरू में कांग्रेस ने एक संकेत दिया था
कि वो फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और याचिका दायर करेंगे। तो कहीं दोबारा अगर कुछ ऐसा कुछ मामला हुआ, हालांकि जिसकी की अब संभावना कम दिख रही है, और अगर एक बार अधिसूचना जारी होने के बाद तो फिर काम मिस्टेक लगता नहीं है, चुनाव प्रक्रिया रुकती नहीं है। लेकिन ये मुश्किल से 2-4 दिन का ही सस्पेंस है और मुझे लग रहा है कि 24-25 मई तक ये सारे सस्पेंस दूर हो जाएंगे और दोनों ही दल चुनाव मैदान में हमको दिखेंगे। ठीक है, दोनों ही दल चुनावी मैदान में दमखम के साथ उतरेंगे, लेकिन ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर सीधे जनता महापौर और अध्यक्ष चुनेगी या फिर इनडायरेक्टली यहाँ पर ये चुनाव होगा। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर निकाय चुनाव को लेकर पेच जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है और जिसको लेकर दोनों ही दल आमने सामने नजर है। कांग्रेस ने यह फैसला बदला था और बीजेपी अब ये चाह रही है कि वापस फैसले को यथावत किया जाए और जो है जो जनता के द्वारा सीधा अध्यक्ष और महापौर को चुना जाए। इसको लेकर तैयारियां भी हैं और बीजेपी इसको लेकर अध्यादेश लाने की बात कह रही है। हालांकि चुनाव में समय बहुत कम बचा है। अब ऐसे में सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से किस तरह से चुनाव कराए जाए। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।